गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने 4 एक्सरसाइज कर ली हैं। पहले 5वीं एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ी पीछे की बातें बता दूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि हमने क्या किया है। वैसे भी हमें जब भी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है तो थोड़ा पीछे का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको पीछे का ध्यान भी रखना चाहिए। ये मैथमेटिक्स क्या है, एक सीढ़ी है। जैसे जैसे हम एक सीढ़ी पहले एक सीढ़ी क्रॉस करते हैं, फिर दूसरी पे चढ़ते हैं, फिर तीसरी पे, यदि बीच में से कोई सीढ़ी आप छोड़ोगे तो चोट लगने का खतरा है। तो इसी प्रकार मैथमेटिक्स को सीखना है सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। यदि आप मैथमेटिक्स को सीखोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपको अच्छी तरह से आ भी जाएगा और बेस भी सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले पहली एक्सरसाइज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, इन एक्सरसाइजेज को अच्छे से करो। ये आपको जो एक्सरसाइज वाइज बना रखे हैं ये कुछ सोच समझ के मैथ वालों ने बना रखे हैं, इसलिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से, यदि आप मान लो तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, क्या पता आप पहली बार मेरे से जुड़े हुए हों, तो आप 3.5 नहीं करनी, सीधी स्टार्ट नहीं करनी। आपको पहले 3.1 करनी चाहिए, फिर 3.2 करनी चाहिए, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 5। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सीधा 3.5 पे नहीं, यदि आपको पहले की क्लियर है फिर 3.5 पे आओ। तो 3.1 में हमने क्या किया था, स्टेटमेंट दे रखी थी हमने उसको रैखिक समीकरण बनाना सीखा और उसको ग्राफ बनाना सीखा था। 3.2 अब आपको 4 विधि बताई थी, एक थी ग्राफीय विधि, 3 है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ग्राफीय विधि में हमने क्या किया था, ग्राफ बनाया था। देखो मैं बता देता हूँ, पहली विधि जो की थी हमने वो कौन सी की थी, ग्राफीय विधि की थी। ये लास्ट विधि है जो आज करेंगे हम, वज्र गुणन विधि, ये लास्ट है। ग्राफीय विधि में हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्राफ बना दिए थे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे ग्राफ बन की दो, जहाँ पर वो काटेगा वहाँ पर जो वैल्यू आती थी एक्स वाई की वो आपका हल होता था। ये 3 प्रकार की होती थी आपको, समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं। ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा की 3.2 में की थी ये। फिर 3.3 में हम दूसरी आगे विधि में बढ़े, वो कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। बेटा प्रतिस्थापन विधि में क्या था, प्रतिस्थापन विधि में आपका क्या करते थे, एक चर की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते थे। प्रतिस्थापन मतलब एक की वैल्यू दूसरे में स्थापना कर देनी, उसकी वैल्यू पुट कर देनी, रख देनी। तो x का मान निकालते थे, y में दूसरे समीकरण में रख देते थे, y का मान आ जाता था। फिर y का मान निकाल के x में रख देते थे, x का मान आ जाता था। ये थी प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि कौन सी है बेटा, विलोपन विधि थी, जो 3.4 में हमने की। विलोपन विधि, विलोप समाप्त कर देना, विलोप गायब कर देना, एलिमिनेशन में बोलते हैं इनको। एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, मतलब आपने क्या करना है, एक चर को खत्म करना है, या तो x को खत्म करना है या y को खत्म करना है। जो आपको आसान लगे वो आपने खत्म करना था, उसको विलोप करना था। फिर उसकी भी मैंने 2 टारगेट बताए थे। पहले क्या थे कि गुणांक बराबर होने चाहिए, फिर हम उसको कैंसिल करते थे। कैंसिल करने के 2 तरीके, या जोड़ने पर या घटाने पर। जब घटाते हैं तो नीचे वाले के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये विलोपन विधि। आज हम जो लास्ट विधि है ये ग्राफी है, ये 3 विधि, 1, 2 और तीसरी ये वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि बीजगणितीय है, ये ग्राफी है। आज हम लास्ट विधि कर रहे हैं वज्र गुणन विधि। देखो बहुत आसान विधि है वज्र गुणन विधि। देखो वज्र गुणन विधि में क्या है बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। एक और बात बता दूं बेटा, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, जोड़ना है, घटाना है, ध्यान से करना है, कंसंट्रेट होके करना है। यदि आप कंसंट्रेशन से करोगे आसानी से आपका चलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो वज्र गुणन विधि क्या है, देखो a1x प्लस, ये हम समीकरण ले लेते हैं 2, एक समीकरण ये ले लिया, ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा समीकरण। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, ये a1 a2
B1 B2 C1 C2 निकालना। A1 क्या होता है, A1 A2 क्या होता है जो x के साथ होता है, B1 B2 क्या होता है जो y के साथ में होता है, C1 C2 अलग से होता है। तो देखो वज्र गुणन विधि में हम क्या करेंगे, x, चलो ये बाद में लिखते हैं। एक ना नियम याद रखना है 2312, याद रखोगे 2312, ठीक है। इससे याद रखोगे तो इससे जो हम लिखेंगे वो लिखने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपने 23 का मतलब सेकंड, सेकंड का मतलब ये सेकंड जो वाई ये B1 B2 लिखने हैं पहले, ठीक है, एक लाइन छोड़ के, मतलब लाइन छोड़ने का मतलब ये पहली लाइन में ये दूसरी लाइन में, चाहे लाइन छोड़ के लिख सकते हो। फिर क्या लिखा है, 3 तीसरे, ये पहले नंबर पर है, ठीक है, ये आपका पहले नंबर पर है, ये आपका दूसरे नंबर पर है, और ये आपका तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा यहाँ से, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, C1 C2। फिर क्या लिखना है, पहला पहला क्या है, A1 A2। फिर क्या है, सेकंड, सेकंड क्या है, B1 B2। समझा गया बेटा, बिल्कुल सिंपल, B1 B2 एक बार बेटा सिंबल भी साइन भी ध्यान रखने हैं। कई बार हम B1 B2 ये साइन प्लस का है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस, ये ध्यान रखना है सभी में। C1 प्लस है, माइनस है, ये सारी चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक समझा आ गया। 2312 2 3 1 2 2 3 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इसके बाद आपने करना है x इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई B1 की इससे करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसकी इससे माइनस इसकी इससे, फिर इसकी इससे C1 A2, मतलब जो वैल्यू आ जाएगी आपकी तो C2 A1। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझाएगा। फिर यहाँ लिखना है 1 इसकी इससे इसकी इससे, यानी कि A1 की B2 से, A2 की B1 से, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, बस ये आ गया। उसके बाद देखो ये तीनों क्या है, बराबर है। बेटा आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है x और y की वैल्यू निकालना। क्या टारगेट है, x और y की वैल्यू निकालना। तब ये तीनों चीज बराबर है, हम क्या करेंगे, इन तीनों में ये दो को बराबर रख लेंगे, इन दो को क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे, मतलब कि ऐसे रख लेंगे, x B1 C2 माइनस B2 C1, क्योंकि तीनों बराबर है तो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो 1 ओवर क्या लिखेंगे यहाँ पर, A1 B2 माइनस A2 B1, ये लिखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके उधर चला जाएगा, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ बस। ये क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसे ही जब y की वैल्यू लिखनी है तो इन दोनों को हम क्या लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, जैसे हमने उनको लिया ऐसे इनको ले लेंगे, यानी कि क्या लेंगे, y डिवाइड बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। तो अब इसको फिर ऊपर ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब ये y की आ गई, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। यही हमने क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y की वैल्यू वज्र गुणन विधि ये है, बिल्कुल सिंपल सी है। कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। क्या करना है आपने, x इसको 1 इसको 2 इसको 3, x वाले को 1 A1 A2 को, B1 B2 C1 C2। एक और बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने C1 C2 राइट साइड में नहीं लिया, लेफ्ट साइड में ले रखा है। यदि आपकी ऐसे भी तो समीकरण आ जाते हैं, ज्यादातर हमने कैसे किए हैं, ऐसे किया है ना, B1y इज इक्वल टू C1 A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ऐसे किए हैं ना हमने, ज्यादातर तो हमने ऐसे किए हैं बेटा। जब ऐसा यदि आप ऐसा करना चाहो, मतलब कि C1 C2 को राइट साइड में करना चाहो कर सकते हैं,
बस आपको क्या करना है, यहाँ जो ये 1 लिखा है यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं है, -1 लिख देना। लेकिन यदि आप माइनस लिखोगे तो फिर माइनस की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं ताकि सारे इधर रहे। ठीक है, यदि आप वो भी करना चाहते हो तो बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यदि ये करना चाहते हो तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी इसकी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये था आपका वज्र गुणन विधि का बेसिक, कैसे वज्र गुणन विधि करनी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वज्र गुणन विधि में क्या करना है। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल याद कीजिए। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। देखो पहला पार्ट क्या है बेटा, देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले तो हमें ये बताना है कि अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके लिए हमने पहले भी बात की थी एक्सरसाइज 3.3 में। अब उसमें क्या करते थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि वो तीनों अनुपात बराबर हो जाते थे तो संपाती रेखाएं यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाते थे। जब A1/A2 B1, ये तो लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए। देखो A1/A2 और B1/B2 जब बराबर नहीं होता है तो कौन सा हल होता है आपका, अद्वितीय हल आता है। कौन सा हल आता है, अद्वितीय हल। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो कौन सा हल आता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनेक हल। और जब A1/A2 ये बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के इक्वल नहीं है तो कोई हल नहीं, तो क्या होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों केस में क्या करेंगे बताओ पहले तो, फिर उसके बाद यदि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से आपने इसको सम को करना है। तो देखो क्या करेंगे, ये पहला पार्ट है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, A1 B1 C1 ये निकालना। तो निकालेंगे A1, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। पहला A1 क्या है आपका 1, x के साथ वाला क्या होता है A1, B1 होता है y के साथ क्या है -3, C1 है -3। ठीक है, ऐसे ही A2 कितना है 3, B2 कितना है -9, C2 कितना है -2। ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपने निकाल लिया। अब डिवाइड करोगे यहाँ से A1/A2 क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। B1/B2 करेंगे तो क्या आएगा -3/- 9, ये क्या आ गया 1/3 आ गया। C1/C2 क्या आएगा -3/- 2 कट गया, यानी कि कितना आएगा 3/2। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आया, ये A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। देखो 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये 3/2 है इसलिए बराबर नहीं है। अब ये इनमें से तीनों में से कौन सा केस है, ये है, ये है, ये है। तो आप देखोगे तीनों में से कौन सा केस है, तीसरा। यानी कि आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इन समीकरणों के का कोई हल नहीं। बस खत्म, यहीं तक रोकना है आपने, आगे कर रहे हैं कोई हल नहीं है। उसने क्या कहा था, अद्वितीय हल है तो आगे करो वज्र गुणन विधि से, वरना यहीं रोक दो। कोई हल नहीं है तो इसका आगे हम नहीं करेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। देखो कितना आसान, A1 B1 C1 निकाल लिए, बट डिवाइड रेशो देख लिया, अनुपात देख लिया उनका। यदि अनुपात पहले 2 का बराबर है, तीसरे का बराबर नहीं है, तो इसमें से देख लिया कौन सा आएगा कि नहीं। अब जल्दी से देख लो सेकंड पार्ट क्या है। देखो सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट क्या है भाई आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे ताकि 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया। हम इधर लेके आएंगे सभी C1 C2 राइट लेफ्ट साइड में। और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको इधर ले आओ 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप इधर भी रख के कर सकते हो, लेकिन आपको बताया था फिर -1 लिखना पड़ेगा, फिर माइनस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब a1 कितना है पहले समीकरण में, 1 का मतलब पहले समीकरण में, पहले समीकरण 2 है। b1 कितना है, y के साथ में कोई नहीं यानी कि 1 है। c1 कितना है -5। ऐसे ही a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है -8। दूसरे समीकरण में a1 b1 और ये कितना है, सॉरी a2 b2, ये क्या है c2। ठीक है, अब क्या करोगे a1 बाई a2 क्या है 2/3, b1 बाई b1 कितना है 1 2 1/2, c1 बाई c2 क्या आ गया -5/8, माइनस से माइनस कट गया यानी क्या आ गया 5/8 आ गया। समझ गए, ये आपको कौन सा समीकरण आ गया, सॉरी। अब ये यहाँ से चेक करो, देखो क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ से a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। अब तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2/3 है, ये 1/2 है। तो देखो इन तीनों में से कौन सा केस है, पहला कैसे, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर इस समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या लिखोगे, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो क्या कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से करो। अब वज्र गुणन विधि, ठीक है, कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है, द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा करेंगे। देखो उसमें मैंने क्या नियम बताया था, 2312 का नियम बताया था मैंने आपको। 2312 का मतलब पहले क्या लिखना है, यहाँ पर पहले लिखना है सेकंड क्या होता है y इसके साथ में। ठीक है, ये b1 बटे b2 लिख लो, ये जो b1 बटे b2 होता है यही तो होता है। ठीक है, तो यह क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/2 यानी कि y के साथ बड़ा, y के साथ, ये पहले समीकरण में y 1 है, दूसरे समीकरण में 2 है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है यहाँ पर -5 और यहाँ -8, यहाँ लिखोगे -5 -8, इनके बीच में क्या लिखोगे x यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन में पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में ये, इनके बीच में x, फिर तीसरी लाइन में ये लिखना है कॉपी पे जब आप लिखोगे। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे y। ठीक है, अब क्या लिखना है 1 का मतलब पहला क्या है आपका, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 3 लिखोगे। फिर यहाँ क्या लिखोगे 1। ठीक है, 1 पे क्या लिखोगे 2, सेकंड लिखोगे, सेकंड दोबारा से क्या है 1 2 ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, वज्र गुणन विधि आ गई। समझ गए, 2312। 2 का मतलब क्या है, जो y के साथ वाले हैं। 3 का मतलब जो अचर पद है C1 C2 है। y का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है a1 a2 लिखने हैं, और यहाँ पर क्या लिखने हैं, फिर 2 लिखने हैं। 2 का मतलब b1 b2। समझ गए, 2 क्या है b1 a क्या है a1 a2, b क्या है 2 क्या है b1 b2, 3 क्या है C1 C2, ये याद रखना। ठीक है, अब कैसे करना है, आपको बताया था, यहाँ लिखना x डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा -8, फिर माइनस लिखो अपनी तरफ से, 2 की -5 से करेंगे -10 इक्वल y। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 15, माइनस अपनी तरफ से -8 की 2 से करेंगे माइनस के 16। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, 1 इसकी इससे 2 की 2 से करेंगे क्या आएगा 4, 3 के 1 से करेंगे 3, 4/3 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ सोल्व कर लो x, या इसको हम क्या लिख सकते हैं x -8 या माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, इज इक्वल टू y, यहाँ क्या हो जाएगा -15 प्लस के 16 हो जाएगा, यहाँ 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, या इसको ठीक करके लिख रहे हैं हम 2 y बराबर 1 इज 1/1 आ गया। अब आपको बताया था एक्स वाई की, हमारा टारगेट क्या है, एक्स वाई की वैल्यू हल करना। हल का मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इन दोनों को इक्वल रख लेंगे और फिर इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। पहले इन दोनों को इक्वल रख लो, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 1,
और दूसरे में y इज इक्वल टू वाई बटे 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। समझा गया सभी को, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। बस आपको ये 2312 का नियम याद रखना है। 2 का मतलब है b1/2, 3 का मतलब है c1c2, यहाँ से c1c2 जो लिखे थे आपने c1c2, ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, डिवाइड में नहीं लिखना ऐसे ही। फिर 1 का मतलब a1/a2, a1 a2 यानी कि 2 3 लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, जांच करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो जांच के लिए आप क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। इसमें कर लो पहले, ये इसमें 2 की वैल्यू पुट करो, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2, 2 से करेंगे 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, 4 और 1 5, खत्म, ठीक है। ये बीच में करके देख लो, x की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 2 y की वैल्यू 1, 6 और 2 8, 6 2 8 हो गए 8, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, देखो जल्दी से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, पहले इसको ठीक करके लिख लो, इधर ले आओ, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया। दूसरे में क्या है, 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू 40, ठीक है, इसको इधर ले आओ, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से देख लेना, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से आपने इसलिए देखना है, यदि स्टेटमेंट गलत होगी तो आपका सम क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना स्टेटमेंट का। तो a1 a2 निकाल लो, a1 3, b1 कितना है भाई y के साथ -5, c1 कितना है -20, ऐसे ही a2 कितना है 6, b2 कितना है -10, c2 कितना है -40, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे a1/a2 करेंगे 3/6, b1/b2 क्या होगा -5/10, कटेंगे, ये काट दो, ये आ गया 1/2 आ गया, और ये भी कट गया, ये क्या आ गया, ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 करेंगे -20/-40, 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 1 1, 2 1 जब 2, 2 2 जा 4, यानी कि क्या आ गया 1/2। तो देयरफॉर a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, तीनों बराबर आ गए ना। देखो a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी बराबर है। तीनों में से कौन सा केस है, दूसरे वाला, सपाती रेखा, यानी कि इसके कितने हल हैं, ए। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, रूप से अनेक हल है, समझ गए। इन्होंने क्या कहा था, वज्र गुणन विधि का कब यूज करना है, जब वो अद्वितीय हल हो। इसने क्या कहा था, यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल याद कीजिए। अब यहीं पर यह खत्म हो जाता है, आगे नहीं आपने करना है इसका, क्योंकि ये अद्वितीय नहीं है, ये तो क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है उनके। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब जल्दी से हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये बेटा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15, देखो इसमें पहले इधर लेके आ रखा है, बहुत आसान काम कर रखा है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले निकाल लो बेटा a1 क्या है 1, b1 कितना है -3, y के साथ 3 नहीं देखना, ये साइन भी देखना बेटा, साइन भी ध्यान, कई बच्चे साइन का ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है उनका, साइन का भी ध्यान देना है। c1 क्या आ गया -7, a2 कितना आ गया 3, b2 कितना आ गया -3, c2 कितना आ गया -15, ठीक है। अब करेंगे a1/a2 1/3 आ जाएगा, b1/b2 -3 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कट गया तो 1 आ गया, c1/c2 क्या आ गया -7/-15 कट गया तो कितना आ गया 7/15 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, c1 c2 नहीं देखना,
पहला केस यहाँ हो गया तो उसके बाद आपने आगे देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इन समीकरणों का अद्वितीय हल है, का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब एक हल है। तो अब वज्र गुणन विधि द्वारा फिर इसको हल करो, कह रहे हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। ये सम तो चलो वज्र गुणन विधि तो नहीं आएगी, जो इससे हम नेक्स्ट सम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सम है वो, ध्यान से देखना, बने रहना। वज्र गुणन विधि, तो यहाँ क्या लिखोगे, वही पहले लिखोगे x, यहाँ क्या x, यहाँ क्या लिखोगे, बताया था आपको 2312 सेकंड, यानी कि b1 b2, b1 b2 क्या है -3, फिर लिखोगे 3 यानी कि -7 -15, फिर यहाँ लिखोगे y, फिर लिखोगे 1 a1/a2 यानी कि 1 3, और यहाँ क्या लिखोगे 1 2 क्या आएगा 1 3, ठीक है। यहाँ लिखोगे x डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, -3 की -15 से करेंगे +15, -3 की -7 से, y इज इक्वल टू इसकी इससे -3 7 की इससे -21, यहाँ -15, ठीक है। 1 इसकी इससे 1 की 3 से करेंगे 3, -3 की 3 से करेंगे, ठीक है। ओह गलती कर दिया ना, यार 2 लिखना था, 2 क्या है -3 है ना, यहाँ 2 लिखना था ना -3, तो यह क्या आ गया 3 -9 आ गया, ठीक है। तो ये x क्या आ गया 45 माइनस 3 माइनस तो -41, y -21 +15 आ जाएगा, ये 1/3 +9 आ जाएगा। तो x डिवाइड बाई क्या आ गया, ये देखो ये 23 आ गया, 24 आ गया, और ये y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा। अब इन दोनों को बराबर रख लो और इन दोनों को बराबर रख लो, यानी क्या आ जाएगा x/24 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/12 आ जाएगा, कोमा y -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये यहाँ लिख लेते हैं x/24 इज इक्वल टू 1/12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी रहने देने, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 24/12 यानी क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। और y की वैल्यू के लिए इधर ले जाओ, y क्या है y -6 डिवाइड बाई 1/12 है, इसको उधर ले जाओ तो y क्या आ जाएगा -6/12, ये कट गया तो क्या आ गया -1/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1/2। आप देखते हैं, देखो डिवाइड में आ रही है, आंसर आपका ठीक है कि नहीं, जांच करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, ठीक है। x की वैल्यू इधर करके देखता हूँ, यहाँ करता हूँ, ठीक है, यहाँ जांच कर लेता हूँ मैं। x की वैल्यू पहले समीकरण से देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जांच करने हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ हम जांच कर रहे हैं कि उत्तर ठीक है कि नहीं। x की वैल्यू 2 -3, y की वैल्यू कितनी है -1/2 -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 -3/2 -7 इज इक्वल टू 0, तो एलसीएम ले लो, ठीक है। वन, ठीक है, एलसीएम लो तो क्या आएगा 2 आ जाएगा इधर, 2 4 + 3 -14 इज इक्वल टू 0 आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 -14 0 की 2 से करेंगे, 0 × 2 क्या आ जाएगा 0, या इस 2 को इधर ही रखो, ये 0 ही रखो इधर, तो क्या आ गया -7/2 इज इक्वल टू 0। क्या ये होता है, क्या ऐसा कभी होता है, नहीं होता ना, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी है, ये देखो इसमें गड़बड़ी हुई है कोई ना कोई, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो ऐसे हम जांच कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, देखते हैं गड़बड़ी हुई है कि नहीं। यहाँ देखो
देखते हैं गड़बड़ी हुई है कि नहीं। यहाँ देखो -5 -3 -4 ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 112 था ना, पहले 3 लिखा, ठीक है, पहले शुरू से देखते हैं। 2 लिखा, सेकंड -3 -3, फिर लिखा 3 -7 -15, फिर 1 क्या लिखा 1 3, ये भी ठीक है। फिर 2 लिखा -3, यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ होगी ना, यहाँ क्या लिखना था -3 लिखना था, होगी ना गड़बड़। तो इस वजह से आपको ये चेक करना है, यदि गड़बड़ हो भी जाती है कोई बात नहीं, गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेशन में, तो आपने क्या करना है उसको ऐसे वेरीफाई करके देख लेना। यदि ये वेरीफाई करके ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर देखते हो क्या गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब आगे आपने यहाँ पर गड़बड़ी हुई है हमारी, यहाँ इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ी हुई है ना, ठीक है, ठीक करते हैं। क्या आएगा देखो 1 बाई क्या आएगा -3 -9 आएगा। तो ये क्या आ गया 1 बाई -3 + 9 आ गया। ये क्या आ गया 1 बाई 6 आ गया। क्या आ गया 1 बाई 6 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों को बराबर ले लेंगे, यानी कि x/24 = 1/6 आ जाएगा, और यहाँ से y = -6/1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ गई 24/6 यानी क्या आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -6/6 यानी कि कितनी आ गई -1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक है। अब फिर दोबारा से जांच करके देखते हैं। जांच करके जब हम देखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या है 4 -3, y की वैल्यू कितनी है -1, -7 = 0। देखो 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 7 = 0, 7 - 7 = 0, 0 = 0। देखो अब ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरे में करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दूसरा समीकरण से करके देख लेते हैं। दोनों में करके देख लेना, कई बार एक में हो जाता है दूसरे में नहीं होता। तो x की 4 - 3 मल्टीप्लाई -1 -15 = 0। यहाँ आ गया 15 + 12 + 3 - 15 = 0, 15 - 15 = 0, 0 = 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ जो पहले क्वेश्चन था उसके जो 4 पार्ट हैं वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। पहला पार्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपने बताना है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जिनके लिए जो ये युग्म दे रखे हैं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या है समीकरण पहला, 2x + 3y = 7। दूसरा समीकरण है a - bx + a + by = 3a + b - 2। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। देखो बेटा सेकंड का जो सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में इसके आने के बहुत चांस है। इसके इसी प्रकार के इसमें 1-2 एग्जाम्पल भी होंगे, वो भी आप देख लेना एग्जाम्पल। यदि ना समझाए कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के 100% चांस हैं ऐसे समूह के, तो ध्यान से आपने देखना है। CBSE बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या है स्टेटमेंट, सेकंड की फर्स्ट स्टेटमेंट है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2, ठीक है। ये पहला समीकरण ये, ठीक है। अब इसको उधर ले आऊं, ठीक है, उधर ले जाते हैं। चलो, यानी कि पहला समीकरण क्या होगा हमारा, ठीक है। इसको ठीक करके लिख लेते हैं यहाँ पर। ये ठीक कर लिया, 2x + 3y - 7 = 0। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। और दूसरा समीकरण या आप वहीं रखो, क्योंकि इसमें आपको ये हल तो करना नहीं, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। इसको यहीं रखो, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे फिर आप गड़बड़ हो जाएगी, इसको इधर ही रखो,
ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। वज्र गुणन विधि में दोनों को उधर ले जाना है। मैंने बताया था यदि इधर रखना है इधर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर -1 लिखना पड़ेगा। तो अब आपको क्या पूछा है, क्या कहा है इसने कि ए और बी के मानों के लिए, मतलब ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। कह रहा है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये दोनों समीकरण क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इन दोनों समीकरणों युग्म के। तो अनेक हल कब होते हैं, ये देखो अनेक हल होते हैं जब a1/a2 b1/b2 और c1c2 क्या हो, बराबर हो, तभी वो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। देखो हम क्या करेंगे, a1/a2। अब आपको अपरिमित रूप से अनेक हल दे रखा है, प्रूव नहीं करना। अब आपने उसका यूज करते हुए, जो अनेक हल दे रखा है उसका प्रयोग करते हुए ए और बी की वैल्यू निकालनी है। समझ गए, ये आपको प्रूव नहीं करना। अब ये दे रखा है आपको कि अनेक हल हैं उसके, ये दे रखा है। अब आपको उसका प्रयोग करते हुए ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो a1 क्या है आपका 2, b1 क्या है आपका 3, c1 कितना है 7, फिर a2 क्या आएगा a माइनस बी, b2 क्या आएगा a प्लस बी, और c2 क्या आएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका a1। तो डिवाइड भी कर लो, a1/a2 करेंगे तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई a माइनस बी, c1/c2 क्या आएगा, सॉरी b1/b2 क्या आएगा बेटा 3 डिवाइड बाई a प्लस बी, और c1/c2 क्या आएगा 7 3a प्लस बी माइनस 2। ये आ गया c1/c2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपका ये, आप देखो आप वैसे भी नहीं बता सकते कि ये तीनों बराबर हैं कि नहीं बता सकते, क्योंकि ए और बी की वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो जाएंगे। a1/a2 लिख लो, तो क्या होगा 2/a माइनस बी, ये क्या आएगा 3/a प्लस बी, 7/3a प्लस बी माइनस 2। बेटा अनेक हल दे रखा है, अनेक हल कब होते हैं, जब तीनों क्या होते हैं, बराबर। हमने तीनों बराबर लिख दिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे वज्र गुणन विधि से, मतलब लास्ट में किया था। इन दोनों में से पहले इन दोनों को ले लो, ठीक है, फिर इन दोनों को ले लो, मर्जी इन दोनों को भी ले सकते हैं या इन दोनों को भी ले सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, यानी कि ये क्या आ गया आपका 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b, इसकी इससे करो 3a माइनस 3b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करती, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों से करनी है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, आगे आगे वाले से कर देते हैं, पीछे वाले से नहीं करते। इधर भी करनी है 3a माइनस 3b, इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, ये आपका इधर लेके आएंगे 2a माइनस 3a, इसको उधर चलो इधर ले आओ, सभी को इधर ले आओ, 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, माइनस a आ गया, ये क्या आ गया 5b आ गया इज इक्वल टू, इसको समीकरण 3 मान लो। इसका समीकरण क्या मान लो, 3 समीकरण आ गया, -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा बच गया इनको ले लो साथ में, यानी कि 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, 7 3a प्लस b माइनस 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7 ही करेंगे 7a प्लस 7b। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ,
सभी को 9a प्लस 3b माइनस 6 लिख किया, माइनस 7a माइनस 7b इधर ले आए। ये क्या आ गया, 9a में से 7a के क्या गया 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण। अच्छा एक और आप आगे कर सकते हो, ये चलो आगे बाद में करेंगे, ये यहाँ तक आ गया। अब बेटा ये समीकरण 3 और समीकरण 4 जो बना है, इसको करने के सोल्व करने के दो, आप किसी भी तरीके से, ये भी क्या बन गए, समीकरण बन गए, रैखिक समीकरण बन गए, और दो चर है ए और बी। जैसे आप एक्स वाई लेते थे, अब एक्स वाई की जगह क्या आ गया, ए और बी आ गया। तो इसको आप किसी भी विधि से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई नहीं लिखा, जब आप पेपर में आएगा कोई नहीं लिखा कि वज्र गुणन विधि से करो, प्रतिस्थापन विधि से करो, ग्राफीय विधि से करो, विलोपन विधि से करो, जो भी आपको अच्छी लगती है आप कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम एक्सरसाइज ये वज्र गुणन विधि कर रहे हैं, तो मैं वज्र गुणन विधि से ही इसको सोल्व करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता दूँ, पहले हमने ये दो समीकरण दे रखे थे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो a1/a2 कर लिया, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, बराबर लिख दिया, इन दोनों को इक्वल रखा, इन दोनों को इक्वल रखा, वहाँ से दो समीकरण आ गए। अब हम दो समीकरणों को हल करेंगे। देखो दो समीकरण ऐसे हल करेंगे, अब इनका काम खत्म, ठीक है। अब हमारा ये ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ये दो समीकरण रहते हैं, अब इनको लेंगे हम। देखो पहला समीकरण क्या, तीसरा समीकरण क्या है, माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0, ये आपका तीसरा समीकरण है। इधर 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। अब आप करेंगे कैसे, वैसे ही करेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा। तो a1 पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। a1/a2 कितना आएगा, -1 डिवाइड बाई 2, सीधा कर रहा हूँ। b1/b2 क्या आएगा भाई, 5 डिवाइड बाई क्या आएगा, -4, यानी कि -5/4। c1/c2 क्या आएगा, यहाँ c1 है नहीं तो 0, यहाँ क्या है -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये -1/2, ये -5/4 बराबर नहीं है। तो 4 है, सॉरी, जो 3 और 4 समीकरण है उसके कितने हल हैं, अद्वितीय हल है। कितने हल है, अद्वितीय हल है, एक हल है 3 और 4 का, 1 और 2 का नहीं, 3 और 4 का। तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 व 4 का अद्वितीय हल है। कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। अब कौन सी विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। अब कौन सी विधि लेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा। देखो वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा करो। तो यहाँ क्या लिखते थे, x क्या फार्मूला था, 2312 हमेशा लिखता हूँ मैं। 2 सेकंड लिखना है, सेकंड यानी कि b1/b2, b1/b2 क्या आ गया, 5 - 4 बटे में नहीं लिखना है। फिर तीसरा c1/c2 यानी कि 0 - 6। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, y। फिर क्या लिखना है, 1 क्या है, -1 2। फिर लिखना है सेकंड क्या है, b1/b2 या -5/4, यहाँ लिखोगे 1 5 - 4। ये ध्यान रखना, यही लिखना है, ये चेंज करके नहीं। यहाँ -1 2 था, 5 - 4 और 0, c1 की वैल्यू नहीं है, 0 - 6, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसका काम भी खत्म हो गया, इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x डिवाइड बाई, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके, 5 की -6 से मल्टीप्लाई करो, -30 माइनस इसकी इससे करेंगे 0 इज इक्वल टू y लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी इससे 0 की 2 से करेंगे 0 -6 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा, 6, ठीक है। माइनस की माइनस से प्लस हो जाएगी, 6 की 1 से करेंगे 6, इसके आगे लिखेंगे 1। फिर इसकी इससे, इसकी इससे, -1 की -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, +4। 5 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 4 - 10 हो गया। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, सॉरी एक और गड़बड़ हो गई। यहाँ जो आपके चर हैं वो क्या है, ए और बी है।
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे ए और यहाँ क्या लिखोगे बी। बस ये ध्यान रखना, ये गलती हो गई थी बेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्स वाई में थी, आपके जो समीकरण किस में थे, एक्स वाई में थे। ये समीकरण किस में, ए और बी में है। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए और बी की निकालनी है। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार हो जाता है। तो ए बाय क्या आ गया -30, बी डिवाइड बाय क्या आ गया -6 और 1 बाय क्या आ गया, यहाँ भी -6 आ गया। अब पहले इन दो समीकरणों को लेंगे और फिर इन दो को लेंगे। ये दो अनुपात ले लो, ये दो अनुपात ले लो, यानी कि a बाई -30 किसके आएगा 1 बाई -6 की, और b बाई -6 किसके बराबर आएगा 1 बाई -6 की। ठीक है, अब इसको -30 डिवाइड बाई -6 तो क्या आ गया 5 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। ठीक है, ऐसे ही -6 डिवाइड बाई -6 तो b की वैल्यू कट गया तो क्या आ गई 1 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू क्या आ गई 1। आप इसको किसी भी विधि द्वारा कर सकते हो बेटा, क्योंकि ये वज्र गुणन विधि द्वारा द्वारा किया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं ठीक है कि नहीं, इसमें पुट करके देखनी है। ये a की वैल्यू 5 पुट करो, देखो -5 प्लस b की वैल्यू क्या है 1, 5 × 1 5 -5 5 0 हो गया। इसमें करके देख लो a की वैल्यू कितनी है 5, 2 × 5 10, -4 × 1 4, 10 - 4 6, 6 - 6 0, तो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। समझा गया बेटा? ये कौन सी विधि से किया हमने, वज्र गुणन विधि से किया है। ठीक है, मैं एक विधि से और इसी को करके दिखाता हूँ। ठीक है, कई बच्चे उस विधि से भी आसान लगेगा। मान लो आप वज्र गुणन विधि से नहीं करते, दूसरी विधि से कैसे कर सकते हो, देखो कितना आसान है। यहाँ से इसको उधर ले जाओ, 3 से, देखो कैसे करेंगे, 3 से इसको कहाँ ले जाओ, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ये क्या आ गया 5, यानी कि इसको उधर ले जाओ, -a = -b, माइनस से माइनस कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5b आ गई। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख दो a का मान, 4 में रखो। यहाँ क्या देगा 2a, a का मान कितना आ गया 5b, -4b -6 = 0। तो ये 10b -4b -6 = 6। तो 10b में से 4b गए तो कितना आ जाएगा 6b -6 = 0। इसको भी इधर ले जाओ, उधर जाके 6 हो जाएगा ये। तो b की वैल्यू क्या आ गई 6/6, यानी क्या आ गई 1। तो b की वैल्यू किसके कुल आ गई 1 के, वहाँ भी 1 आई थी हमारी। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, 5 में रख दो भाई। 5 में क्या था, a बराबर क्या था 5b, b की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 5 आ गया। देखो वैसे भी आपका वही आया है। तो देखो ये आसान है या वो आसान है, आसान तो ये है। तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी विधि से कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर है। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ठीक है बेटा, देखो इस जो है इसमें जो ये सेकंड पार्ट है, उस पहले पार्ट में क्या था, कहा था कि दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, a और b की वैल्यू निकालो। इसमें क्या कह रहे हैं कि उसका कोई हल नहीं है, k की वैल्यू ज्ञात करें। तो कोई हल नहीं है कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो किसकी वैल्यू आती है आपकी k1 की वैल्यू, मतलब कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। उससे आसान है जो फर्स्ट पार्ट है। देखो 3x + y = 1 और है 2k - 1x + k - 1 × y = 2k + 1।
देखो कोई हल नहीं है इन समीकरणों का। ये पहला समीकरण है बेटा, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले वही काम करेंगे। a1 कितना है 3, b1 कितना है 1, c1 कितना है 1, a2 कितना है बेटा x के साथ में कितना है 2k माइनस 1, b2 कितना है बेटा k माइनस 1, c2 कितना है 2k प्लस 1। तो डिवाइड कर लो, रेशो निकाल लो। a1 बाई a2 क्या आएगा 3 बाई 2k माइनस 1। b1 बटे b2 क्या आएगा बेटा, b1 कितना है 1, b2 कितना है k माइनस 1। c1 बटे c2, c1 कितना है 1, c2 कितना है 2k प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा आ गया पार्ट, ये आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 के 2 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है इसलिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो a1 बटे a2 की, यानी क्या आएगा यहाँ पर 3, यहाँ लिख लो। चलो क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 बटे b2, b1 बटे b2 क्या आएगा 1 ओवर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 1 बाई 2k प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो, अब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो इक्वल है इनको ले लेंगे, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो इक्वल है उसको ले लेंगे, यानी कि इन दोनों को ले लेंगे हम 3 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर k माइनस 1। अब वो लेने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बात और ध्यान रखना, जितने चर होते हैं उतनी कंडीशन होती है उस वैल्यू को निकालने के लिए। अब यहाँ पर कितने चर हैं, x और y हैं, दो हैं, तो दो समीकरण है। यहाँ पर चर कितना है, एक ही है, k ही है, k ही निकालना है, तो एक ही आपके पास कंडीशन आएगी, एक ही आपके पास समीकरण आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 किससे करेंगे, 3k माइनस 3, कई बच्चे -1 लिखते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ आगे आ जाएगा 2, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 2k माइनस 1, इसको इधर ले आओ, 3k माइनस 2k हो गया, इसको उधर ले जाओ, -1 प्लस 3k में से 2k के k, यहाँ क्या आ गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसी के साथ बेटा हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे। एक पहला पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड थर्ड है, और सेकंड पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, ओनली क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे। आशा है कि आपको समझ आया होगा, और यदि आपको समझ नहीं आया फिर बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको समझ भी आ रहा है तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ठीक लग रही है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि पढ़ाई कंटिन्यू हो रही है, स्टडी कंटिन्यू हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। थैंक यू।